नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हिंदी साहित्य ऑप्शनल बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि 67th बीपीएससी में केवल अगर वही टॉपिक पढ़ लिया जाए तो हिंदी साहित्य के जो आपको 6 प्रश्न करने हैं वो सारे के सारे प्रश्न उन्हीं टॉपिक से आ जाएं। अब देखिए, ये जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, इसमें एक एक पॉइंट लिखा गया है। एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे अगर दिया गया है सिलेबस में कि आदिकाल की प्रवृत्तियां, तो आदिकाल की प्रवृत्तियां का मतलब सिर्फ आप आदिकाल क्या है ये जानने से काम नहीं चलेगा। आदिकाल में कैसे कैसे साहित्य लिखे गए हैं, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, उनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी, आदिकाल की सभी रचनाओं की अगर हम बात करें तो क्या कॉमन चीजें दिखती हैं, क्या अलग चीजें दिखती हैं, रासो काव्य क्या है, उसके अलावा पृथ्वीराज रासो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, संदेश रासक और तमाम सारी चीजें हैं जो उसके अंतर्गत आ जाएंगी, विद्यापति वगैरह सब आ जाएंगे। तो ये बहुत एक लाइन लिख दिया गया है सिलेबस में, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है वास्तव में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको 67th बीपीएससी में अगर आप केवल वो टॉपिक कर लें तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए, दो सेक्शन होते हैं, आप सबको पता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 6 प्रश्न होंगे, सेक्शन बी में भी 6 प्रश्न होंगे, 3-3 प्रश्न दोनों सेक्शन से करने हैं। देखिए, अपभ्रंश और अवहट्ट, इसमें से ऐसा देखा गया है कि एक ना एक टॉपिक जरूर पूछता है, तो कम से कम आप ये दोनों तो जरूर पढ़ के जाइए। अब देखिए, भाषा खंड ऐसा एक खंड है जिसमें कि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। बाकी आप क्या लिख रहे हैं, साहित्य की क्या, साहित्य वाले प्रश्नों में आप कैसा कर रहे हैं, वहां पे परीक्षक के ऊपर है वो कितना नंबर देगा। यहां पर एक अच्छा नंबर आपको मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। जबकि जब आप साहित्य में चले जाएंगे तो साहित्य वाले में आप फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर प्रश्न पूछ दिया कि आचार्य शुक्ल के निबंध विचार प्रधान है या हृदय प्रधान है, तो इस पर अगर आपको लिखना हो तो आप इसमें किसी भी प्रकार का फ्लो चार्ट, किसी भी प्रकार का डायग्राम नहीं बना सकते हैं। बनाने की कोशिश करिएगा तो ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती आप उसमें डायग्राम घुसा रहे हैं, जो कि कभी भी परीक्षक देखना नहीं चाहेगा। तो आप मान के चलिए कि यही एक खंड है जिसमें कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, और आराम से पॉइंट में भी लिखा जा सकता है। बाकी के प्रश्नों में आप पॉइंट में लिखने में भी दिक्कत होगी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आचार्य शुक्ल के जो निबंध है वो हृदय प्रधान है कि बुद्धि प्रधान है, तो यहाँ पर आप पॉइंट में भी लिखने में दिक्कत होगी आपको। दूसरी बात, पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा और फ्लोचार्ट डायग्राम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो खास तौर पे जो भाषा खंड वाला पार्ट है उसको जरूर आप क्लियर कर लीजिए। जैसे अपभ्रंश और अवहट्ट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, शब्दकोशीय विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, ध्वनिगत विशेषता, और हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश या अवहट्ट का क्या योगदान रहा है, ये आप पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो 2-2 पेज में शॉर्ट नोट बना सकते हैं इसका। हालांकि आपको लिखना वहां पे 5-6 पेज है, पर आप 2-2 पेज में शॉर्ट नोट, पॉइंट वाइज नोट करते चले जाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यकाल में अवधी या ब्रजभाषा का विकास। अवधी और ब्रजभाषा का विकास जो है ये मध्यकाल में हुआ। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि मध्यकाल में अवधी के साहित्य का विकास या ब्रजभाषा का साहित्यिक विकास, ये आपको लिखना होगा। तो जब आप अवधि वाले प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अवधि जब भी आप पढ़ेंगे मध्यकाल में तो आप 2 चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास हुआ और दूसरा राम काव्य धारा में विकास हुआ। सूफी काव्य धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा वो आएगा मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी रचना जो है पद्मावत। इसको आप नहीं भूल सकते हैं, इसके बिना आप इस उत्तर को नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, अवधि में जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा तुलसीदास और रामचरितमानस। इसका उल्लेख किए बिना आप मध्यकाल में अवधि का क्या विकास हुआ साहित्यिक भाषा के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको 10-15 नंबर उस क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि आपने जायसी और तुलसी की बात नहीं की। बात करते हैं ब्रजभाषा की, तो देखिए ब्रजभाषा एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसका विकास तो बहुत तरीके से हुआ, लेकिन इसको हम अलग अलग बात पढ़ते हैं। जैसे सूर पूर्व, सूरदास के समय में, सूरदास के बाद, मध्यकाल में भक्ति काल आता है और रीतिकाल आता है। तो ब्रजभाषा का विकास मध्यकाल में भक्ति काल में भी हुआ है और उसके साथ साथ रीतिकाल में भी हुआ है। भक्ति काल में सूरदास ने इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर दिया एक साहित्यिक भाषा के रूप में,
और रीतिकाल में जितनी भी श्रृंगार परक रचनाएं हुई, रीतिकाल आपको पता है कि श्रृंगार काल भी उसको कहते हैं, अलंकृत काल भी कहते हैं, तो श्रृंगार की रचनाएं ज्यादा होती थी, नायिका वर्णन, नक्शिक वर्णन, ये सब चलता था। तो इसका वर्णन जब किया गया तो इसके लिए ब्रज भाषा को ही सबसे उपयुक्त माना गया। बिहारी हो गए, केशव हो गए, घरानंद हो गए, सबने किसका प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो आप इसको डिवाइड करेंगे ब्रज भाषा को दो भाग में, कि एक तो हो गया भक्तिकाल, दूसरा है रीतिकाल। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ इतने टॉपिक भी अगर आप करते हैं, अच्छे से करते हैं, और ये याद रखिएगा कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको लिखते नहीं है तो वहां जाकर आप नहीं लिख पाएंगे, विश्वास करिए। अगर आप वहां डायरेक्ट जाके लिखेंगे ना, नहीं लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा, अब ये अवधी और ब्रजभाषा आप समझ गए, इसमें तुलसी और जायसी का योगदान समझ गए, ब्रजभाषा में सूरदास का योगदान समझ गए, फिर रीतिकालीन कवियों का योगदान समझ गए। अब रीतिकाल में अलग अलग डिवीजन है, रीति इतर है, रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, चाहे तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, बोलियां कौन कौन सी हैं, उन बोलियों का पारस्परिक संबंध क्या है, जैसे बिहारी बोली क्या है, पहाड़ी बोली क्या है, पूर्वी बोली क्या है, पश्चिमी बोली क्या है, पश्चिमी उपभाषा, पूर्वी उपभाषा, ये सब आप पढ़ते होंगे। जैसे अब पूर्वी में अवधी आ जाएगा, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आ जाएगा, वैसे ही पहाड़ी में आ जाएगा, फिर बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनकी व्याकरण के बारे में भी और थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में भी। जब प्रश्न पूछ रहा है कि उपभाषाओं का संबंध स्थापित करिए, तो थोड़ा सा साहित्य की चर्चा भी करना आवश्यक है। अगर आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, अधिक अच्छा नंबर मिलेगा। फिर बात करते हैं मानकीकरण की। तो भाषा जो है हिंदी भाषा, इसका मानकीकरण कैसे किया गया, मानकीकरण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मानकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अभी वास्तव में वर्तमान समय में जो हिंदी है वो एक मानक भाषा है, तो उस मानक भाषा की विशेषता क्या है, व्याकरण से संबंधित विशेषताएं, संज्ञा कैसे हैं, सर्वनाम कैसा है, पद कैसे, सब सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, लिंग वचन कारक सब, काल वगैरह सब, क्रिया विशेषण। जब मैं कह रहा हूं व्याकरण तो सारा कुछ आ गया। देखिए ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि यही तीन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका चांस है, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं कि चांस है, कि आपको ये तीन टॉपिक देखने को मिल जाए पेपर में और आप यहीं से काम निकाल ले जाएं। लेकिन इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है साहित्य इतिहास। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझिएगा। साहित्य के इतिहास को हम चार भाग में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम दो अलग अलग धारा में देखते हैं, एक तो पद्य की धारा अलग हो जाती है और एक गद्य की धारा अलग हो जाती है। गद्य के धारा में फिर हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सारा पढ़ते हैं, और पद्य वाली में हम फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं छायावाद में, फिर उसके बाद से प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, अकविता, ये सारे आंदोलन इसमें आ जाते हैं। तो विशेषतः आप आधुनिक काल में छायावाद पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और नई कविता की प्रवृत्तियों पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न पूछते रहता है, अक्सर पूछा है। रीतिकाल की बात अगर करें तो रीतिकाल में लिखे गए थे लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ की जो परंपरा रीतिकाल में चली, उसमें केशव वगैरह का नाम जो महत्वपूर्ण है वो जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, केशव के बारे में पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं साहित्य इतिहास वाला तो ऊपर वाले से काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो अगर कहीं इधर उधर हो गया तो आप इसमें आराम से सेफ हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कहानी, उपन्यास और नाटक। देखिए कहानी पर वीडियो अवेलेबल है, उपन्यास पर वीडियो अवेलेबल है, नाटक पर वीडियो अवेलेबल है। केवल आप कहानी, उपन्यास और नाटक वाले मेरे वीडियो देख लीजिए तो कहानी का उद्भव और विकास, कहानी के कौन कौन से चरण हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, सब कुछ आपका हो जाएगा। उसके बाद उपन्यास में भी ऐसा ही बताया है मैंने, नाटक में भी ऐसा ही मैंने बता दिया है कि नाटक का कैसे विकास हुआ। अब ये कहानी, उपन्यास और नाटक के विकास के बारे में आप केवल और केवल मेरे YouTube के वीडियोस भी देख लेंगे तो आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विश्वास करिए कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप आराम से देखते हैं तो ये मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले तो भाषा खंड तैयार कर लीजिए, फिर कहानी, उपन्यास, नाटक वाला वीडियो देख के तैयार कर लीजिए। भक्ति काल से संबंधित एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्या कारण है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये वाला प्रश्न एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहां से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको? ये सेक्शन ए में ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपको करना है। अब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल मैंने लिखा है तो आप सोचेंगे कि ये तो पूरा सिलेबस लिख दिया आपने, कौन सा बहुत बड़ा काम किया। तो मैं बोल तो रहा हूं कि चौथे वाले को आप छोड़ सकते हैं, केवल कुछ चीजों को ध्यान दे दीजिए। चौथे वाले में एक तो छायावाद और नई कविता पढ़ लीजिए, भारतेंदु और द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां पढ़ लीजिए गद्य वाले में, और आदिकाल और भक्तिकाल का केवल इतना देख लीजिए कि प्रवृत्तियां क्या है, विशेषता क्या है, किस तरह की रचनाएं लिखी जाती थी। और भक्ति काल तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और भक्ति काल में मैं कहूंगा कि कबीर के बारे में, सूर के बारे में और तुलसी के बारे में जरूर पढ़िएगा। सूर तुलसी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कबीर के बारे में एक्स्ट्रा एक पढ़ लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की बात करें। देखिए सेक्शन बी में सबसे पहले आप समझिएगा कि कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं, जैसे भ्रमर गीत सार के 200 पद हैं, उसके अलावा कबीर ग्रंथावली के 200 पद हैं। उन पदों को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अयोध्या कांड स्किप नहीं करना है, और अयोध्या कांड का वीडियो एक ही वीडियो मैंने बनाया है, 30-35 मिनट का वीडियो होगा, वो वीडियो देख जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक बात, अयोध्या कांड से कोई भी प्रश्न पूछेगा उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को रोक रोक कर बीच में पॉज कर करके एक एक बात नोट करिए, फिर एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। भ्रमर गीत सूरदास का जो है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, सूरदास वाला, वो वीडियो जरूर देखिए। यूपीएससी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा भ्रमर गीत का। भ्रमर गीत क्या है, सूरदास के बारे में, सूरदास के बारे में सारी बातें हैं। 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है, वो देख लेंगे तो सेक्शन ए में भी जो सूरदास था और सेक्शन बी में भी जो सूरदास वाला टॉपिक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। कबीर, तुलसी, सूर, तीनों पर अलग अलग वीडियो मैंने बना दिए हैं। तीनों वीडियो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल फॉर यूपीएससी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये वीडियो देख जाइए, एकदम लाइन से वीडियोस देख जाइए, नोट कर लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चंद्रगुप्त पर वीडियो बन चुका है, एक वीडियो चंद्रगुप्त पर संभवतः और आएगा, और चंद्रगुप्त भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैंने वीडियो बना दिया उससे बाहर नहीं आएगा। अंधेर नगरी की बात की जाए, अंधेर नगरी का वीडियो अवेलेबल है, वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, आप उस वीडियो को भी देख जाइए। सेक्शन बी देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा कुल मिलाकर 8 से 10 घंटे का वीडियो होगा, सारा अगर आप देख लें, 8 से 10 घंटे के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, सेक्शन बी के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, सिर्फ 8 से 10 घंटे का वीडियो। इसमें अभी मैंने क्या छोड़ दिया है, उत्तरकांड में जो कवितावली जो है, कवितावली का जो उत्तरकांड है, ये मैंने वीडियो नहीं बनाया है, समय मिलेगा तो वो भी बना दूंगा बीपीएससी से पहले। शेखर एक जीवनी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ भी सकते हैं। शेखर एक जीवनी एक अच्छा उपन्यास है, चाहें तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, और इस पर कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो इस पर भी लेकर आऊं। लेकिन अभी चल रहा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो गोदान वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, क्योंकि गोदान का पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है, एक ही वीडियो मैंने बनाया है, तो पहले गोदान कंप्लीट होगा, उसके बाद शेखर एक जीवनी पर जाएंगे। फिलहाल अंधेर नगरी पूरी तरह से वीडियो में कंप्लीटेड है, चंद्रगुप्त पूरी तरह से वीडियो बना दिया गया है, गोदान पर एक वीडियो बना है, 2-4 वीडियोस और बनेंगे। निबंध साहित्य पर आते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, करना चाहें तो शुक्ल जी और द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में देख लीजिएगा। आचार्य द्विवेदी का जो निबंध होता है वो, उसको हम कहते हैं ललित निबंध। ललित निबंध की परंपरा जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा है, और आचार्य द्विवेदी के इस प्रश्न से, इससे क्या प्रश्न बन सकता है, इससे प्रश्न बन सकता है कि ललित निबंध क्या है, और ललित निबंध के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। अशोक के फूल, उसके बाद से कुटज, ये सारे इनके निबंध हैं और सारे ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। शुक्ल जी, अगर निबंध की बात करें तो चिंतामणि भाग 1 आपके सिलेबस में है, और चिंतामणि भाग 1 में आचार्य शुक्ल के निबंध भी हैं। और आचार्य शुक्ल से एक प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर, वो ये है कि शुक्ल जी के निबंध हृदय प्रधान है या बुद्धि प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है या बुद्धि प्रधान है, इस तरह का प्रश्न पूछता है। और ये वाला प्रश्न एक जरूर आप तैयार करके जाइएगा, एक ये प्रश्न तो तैयार कर ही लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि सारी बातें बता दी, तो नहीं, सारी बातें मैंने नहीं बताई है। मैंने कोई भी भ्रमर गीत से पढ़ने के लिए उसकी व्याख्या वगैरह नहीं बताया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं उन लोगों के लिए जिनको व्याख्या में इंटरेस्ट है, जो व्याख्या लिखना चाहते हैं। देखिए, व्याख्या लिखने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि व्याख्या आपको आएगा, एक प्रश्न आएगा और 50 नंबर का प्रश्न होगा, और इसमें 2 भाग में बांट दिया जाता है। 2 आपको दी जाएंगी पैराग्राफ, गद्य या पद्य का, और उसका आपको व्याख्या करना होगा। देखिए, व्याख्या में खास बात यह है कि व्याख्या जब आप करेंगे तो इसका फायदा क्या है, अगर आप पहचान लेते हैं कि कहां से वो व्याख्या पूछी गई है, संदर्भ उसका आपको पता चल जाता है, प्रसंग उसका पता चल जाता है, तो व्याख्या को आप बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं। मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ के बहुत शानदार तरीके से आप व्याख्या लिख सकते हैं। व्याख्या में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है विशेष। विशेष कैसे लिखें, विशेष लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा आंसर राइटिंग में, अगर आप चाहें तो। नहीं तो कोई इसकी जरूरत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हालांकि ये क्या है कि एक मौलिकता आ जाती है व्याख्या से, व्याख्या आप रट कर नहीं लिख सकते हैं। व्याख्या लिखने के लिए आपकी अपनी बुद्धि लगेगी, आपका अपना दिमाग लगेगा, उस समय आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपने पढ़ा है ये लगेगा। तो यहां पर एक मौलिकता आ जाएगी। अगर आप अपभ्रंश वर्ड लिखें कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता क्या है, जो आप लिख रहे हैं वही 1000 लड़के और जो ऑप्शनल लिए हैं वो भी वही लिख रहे हैं, तो आपका बिल्कुल अलग नहीं हो पाएगा। व्याख्या में आप अलग लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो व्याख्या का एक प्लस पॉइंट भी होता है। सिर्फ शर्त यह है कि आप इसको पहचान ले जाएं। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया है, इस पे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। अब चलिए, ये कुल मिलाकर हो गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ जाइए, मैंने जहां जहां वीडियो अवेलेबल लिखा है
बस मेरा नाम लिखिएगा, लोकेंद्र मिश्रा, कबीर दास, तुलसीदास, हिंदी लिटरेचर, इतना लिखिएगा, अपने आप चैनल पे आपके वीडियो आ जाएगा। वो देख जाइए, हर हाल में इन वीडियोस को मत छोड़ के जाइएगा। 7, 8, 10 घंटा कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 13 घंटा मेरा केवल वीडियो देख लेते हैं, सारे वीडियोस को मिला के जो बीपीएससी के सिलेबस में है उनको सेलेक्ट करके, तो आप आराम से, आपको सेक्शन बी के लिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खूब आराम से हो जाएगा। अभी कुछ वीडियोस और भी आएंगे तो मिला जुला के हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आंसर लिखना मत छोड़िए, आंसर लिखिए। सबसे अधिक आंसर राइटिंग प्रोग्राम 65 दिन वाला चल रहा था, उसको क्लोज कर दिया गया है। 65 दिन वाले प्रोग्राम में अब कोई सीट नहीं है, उसमें कोई एडमिशन नहीं होगी। अब जो एकमात्र कोर्स आपको ले सकते हैं आप, तो वो चाहें तो आप ले सकते हैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल का 45 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम। 45 दिनों तक आपको डेली प्रतिदिन 2 प्रश्न कराए जाएंगे और उसके साथ साथ लास्ट में 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जाके आप देख सकते हैं कि कॉपीज कैसे चेक होती हैं, कैसे प्रश्न दिए जाते हैं और कॉपी कैसे चेक की जाती है। कॉपी चेक करके उसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या आपकी गलतियां हैं। गलतियों के बाद से आपको एक ऑडियो भी मिलेगा, अगर जरूरत महसूस हुई तो उस ऑडियो में वो सारी बातें बताई जाएंगी जो आप इस उत्तर में लिख सकते थे और आपने नहीं लिखा, या आपने लिखा है तो गलत लिखा है। सिर्फ 31 अक्टूबर तक आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 31 अक्टूबर तक इस कोर्स को आप लेंगे तो 300 रुपए की छूट है, और ये कोर्स जो 2299 रुपए का था, ये कोर्स आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा। 2299 का कोर्स 1999 में मिलेगा। 2 नवंबर से आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरह से ऑनलाइन है। पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, पर्सनल फीडबैक, ऑडियो के माध्यम से ऑडियो आर्टिकल दिया जाएगा महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, जैसे 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास। तो 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप चाहें तो, मैंने महत्वपूर्ण वाले में शायद छोड़ दिया था, तो 19वीं सदी में खड़ी बोली, इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे। 45 दिन में 90 प्रश्न हम करेंगे और 90 प्रश्न इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक से होंगे, और इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा आपके पेपर में, सब कुछ यहीं से आएगा। जितना आप पढ़ेंगे यही सारे टॉपिक्स आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप चाहते हैं इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना, तो आराम से व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप देखिए 9169041691, 91 690 41 691। याद रखिएगा 31 अक्टूबर तक अगर आप लेते हैं तभी आपको 1999 में मिलेगा, उसके बाद आप लेंगे तो आपको फिर ये 2299 का कोर्स मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री लिंक है, उससे जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।